हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य। और आज का जो मेरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये लेक्चर होने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कराने वाली हूँ। उसका नाम है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, जिसको हम लोग बायोलॉजिकली हम लोग ट्रांसलेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। मैंने कहा था एक लेक्चर और आएगा जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आज तक मैंने जहाँ तक यूपीएससी के, जैसे मैंने क्या किया है कि जीआईसी का तो ऐसा पहले रिटन एग्जाम हुआ नहीं था, तो अपने को इतना किसी भी स्टूडेंट को इतना आइडिया नहीं कि कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक। लेकिन उनको अगर आइडिया लेना है तो वो यूपीएससी के पेपर अपने पास कलेक्ट कर लें। यूपीएससी बीसीएस वगैरह के पेपर में जूलॉजी बॉटनी का अलग अलग होता है, उसको कलेक्ट कर लें और वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, इतना मैं बता दे रही हूँ। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बनता है, अब पहली बार ये पेपर बन रहा है तो हर एग्जामिनर चाहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन देखें, कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा आइडिया एक आप वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो आप कोशिश करिए कि यूपीएससी के पेपर कलेक्ट कर लीजिए, या मार्केट में अवेलेबल भी हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक। और जहाँ तक मैंने अभी एनालाइज किया है तो मैंने पाया है ये कि जूलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे पेट क्वेश्चन, एक्चुअली ये जूलॉजी बॉटनी दोनों का टॉपिक होता है, जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर ये दोनों का टॉपिक होता है, तो इसमें कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी इसको पढ़ सकते हैं। जो जूलॉजी वाले होंगे वो भी इसको पढ़ते हैं, जो बॉटनी वाले होंगे। तो अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं, जैसे हमने आपको सेल करा दिया है, बायोमोलिक्यूल्स करा दिया है, ठीक है, सेल डिवीज़न करा दिया, ये सब दोनों कॉमन टॉपिक हैं, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, मॉलिक्यूलर की, तो जेनेटिक्स में भी मैंने लास्ट में कुछ लेक्चर्स एक्स्ट्रा कराए थे। मैंने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जैसे जीन इंटरेक्शन कराया था मैंने, ईपीस्टेसिस, हाइपोस्टेसिस क्या है, पॉलीमेरिक जीन क्या है, ओके। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, डुप्लीकेट, फैक्टर, इनहिबिटरी जीन, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कराई थी। एक पूरा का पूरा नोट प्रोवाइड किया था मैंने समझाते हुए, तो उसको भी वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। मैंने बताया भी था कि आपके मेंस एग्जामिनेशन के अंदर 2-3 क्वेश्चन बहुत पेट देखा है मैंने। एक तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि अभी तक जो जितना मैंने एनालिसिस किया है तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही पेट क्वेश्चन होता है। एक ये प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा प्लीज़, ठीक। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस आपके लॉन्ग टाइप आंसर जो होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसमें पूछे जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो प्रोटीन सिंथेसिस आप कोशिश करिएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस को अच्छे से कवर करिए, ठीक। प्रोटीन सिंथेसिस से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, बहुत सारे। मैं बाद में मैंने कहा भी है कि लास्ट के 20 मॉडल पेपर हम लोग ऐसे करेंगे जिसमें पूरा का पूरा आंसर के साथ आपका पेपर रहेगा, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपको 250 वर्ड्स कैसे लिखने हैं, उसमें 250 वर्ड्स में कितना लिखना है। क्योंकि अभी पढ़ लेने को तो हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में 500 वर्ड्स तक पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें से 250 वर्ड्स कितने में लिखना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एक मिनट, प्रोटीन सिंथेसिस को हम लोग देखेंगे और बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और मैं बताऊंगी भी बाद में। अभी तो आप पूरा अपना कॉन्सेप्ट बनाइए, जो जितना मैं पढ़ा रही हूँ। देखिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल रहे हैं। अभी हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी भी शुरू कर चुके हैं। आपको एनिमल फिजियोलॉजी में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा क्रैश कोर्स वाला भी लेक्चर मिल गया है, आपको डिटेल लेक्चर भी मिल गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी डिटेल लेक्चर मिल चुका है। आप पढ़ते रहिए। पता है आपकी यही प्रिपरेशन, जो एकदम जम के प्रिपरेशन अभी से आप कर रहे हैं ना, ये आपको लोगों से अलग बना देगी। और जब तक आपका एग्जाम होगा ना, आप इतने अच्छे से पढ़ चुके होंगे सारा का सारा, क्योंकि सिलेबस तो मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ कवर है। हम इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कर रहे हैं, हम एलटी के लेक्चर्स भी कर रहे हैं, हम लोग जैसी प्री के भी लेक्चर्स कर रहे हैं। एक बढ़िया फोल्डर बना रहे हैं कि जिसमें हम कितना अच्छा से अच्छा वो कंटेंट आपको मिल सके। तो आपका जो है ना, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आप दे सकेंगे अगर इस तरीके से प्रिपरेशन की है, क्योंकि हम लोग मॉडल पेपर भी कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप लगातार एक स्टडी करोगे, एक गाइड के उसमें मार्गदर्शन में, तो हो सकता है कि आप बेहतरीन कर जाइए। हालांकि आप लोग इस जगह पे पहुँचे हो प्री क्वालिफाई करके, तो आपको वैसे भी बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पे हम लोग इसके पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर देखिए यहाँ पे क्या है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं। अगर मैं प्रोटीन सिंथेसिस की बात करूँ तो इसको हम लोग और क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं,
ठीक है। ऑलरेडी इसके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, लगभग 1.5 घंटे के, जिसमें हमने सारा टॉपिक कवर करा दिया है, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, न्यूक्लियोटाइड हो, ठीक है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल हो, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हर्शेचेज एक्सपेरिमेंट, और डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और इसके अलावा प्रोसेसिंग, कैपिंग, टेलिंग, ये सारी चीज़ें सब कुछ हमने कराया है, और स्प्लाइसिंग वगैरह। फिर आरएनए के टाइप्स वगैरह भी हम लोग पढ़ चुके हैं, टीआरएनए का स्ट्रक्चर वगैरह भी हमने देखा है, और हमने जेनेटिक कोड के बारे में भी जाना है। ठीक, अब हम ये प्रोटीन सिंथेसिस और एक और चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज़ द जीन रेगुलेशन। और जीन रेगुलेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अगर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है तो जीन रेगुलेशन में लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ये सभी आ सकता है, तो उसको भी मैं आज कवर कराऊंगी। तो देखिए, क्योंकि अभी हम लोग के पास बहुत ज़्यादा लिखने का टाइम नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि एलटी वाले बैच में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा लिख के एक एक वर्ड लिख के पढ़ रहे हैं, और वो सारे वीडियोस भी आपको मिल रहे हैं। तो अभी क्या है, हमारे पास प्री मेंस के लिए प्रिपेयर करने का यही तरीका है, आप इसको अपनाइए। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब पहले हम जानेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस होता क्या है। तो सब चीज़ आपको पता है कि भाई देखिए, डीएनए से एक सेंट्रल डोग्मा मैंने बनाया है, डीएनए से डीएनए, और डीएनए से फिर एमआरएनए बना, और एमआरएनए फिर आके क्या बनाता है, प्रोटीन बनता है। एमआरएनए की हेल्प से प्रोटीन बनती है। तो देखिए, डीएनए से डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक, और इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। इतनी बात तो हमें पहले से पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हम 2-3 चीज़ें आपको बता दें, कुछ कंपैरिजन मैं बता रही हूँ, कुछ कंपैरिजन। जैसे देखिए, आप सबको मैंने बताया हुआ है कि आरएनए की अगर हम बात करें एमआरएनए की, तो आप याद करिए, हमने कहा था जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए होता है और यूकैरियोटिक एमआरएनए। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए होता है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है, ये बात मैंने बताया है। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक होता है, और प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के साथ प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान मल्टीपल राइबोसोम बाइंड करते हैं, एक से ज़्यादा राइबोसोम बाइंड करते हैं, मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट होता है प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के पास, इसीलिए इसको पॉली राइबोसोम या पॉलीजोम भी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इस बात को पहले रफली समझते हैं, टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ समझ में आएगी आपको। जबकि हमने कहा था कि अगर मैं यूकैरियोटिक एमआरएनए की बात करूं, तो यूकैरियोटिक एमआरएनए मोनोसिस्टोनिक होता है। कैसा होता है, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मोनोसिस्टोनिक होता है, और एक ही राइबोसोम इससे बाइंड करता है एक सिस्ट्रॉन से, इसलिए इसको मोनोसोम या मोनोराइबोसोम कहते हैं। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीज़न मैंने आपको बताया। चलिए आइए इसको ध्यान से देखते हैं, इतनी बात पहले समझिए, ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है उसके जीन काफ़ी छोटे होते हैं। प्रोकैरियोट्स के जीन छोटे छोटे, भाई ऑलरेडी वो एक स्मॉल, अगर आप कंपेयर करें यूकैरियोट से, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी बहुत स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उसके जीन भी छोटे होते हैं। तो एक सिस्ट्रॉन के अंदर, यहाँ पे देखिए, एक पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि इसमें, एक मिनट कहाँ गया, इसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक प्रोकैरियोटिक आरएनए है, ठीक है, तो एक जीन के अंदर कई सारे सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक आरएनए के अंदर एक जीन के अंदर कई सारे सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यह है AUG, एक सिस्ट्रॉन। आपको ध्यान से समझना है, एक एमआरएनए में ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है, ठीक, ये चीज़ हमने बताया है। 5 से यहाँ से देखिए स्टार्ट कोडान स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे स्टॉप कोडान है, कोई एक स्टार्ट और स्टॉप, इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहेंगे सिस्ट्रॉन 1। क्या कहेंगे, सिस्ट्रॉन 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, फिर से इसी के अंदर, इसी एमआरएनए के अंदर, इसी एमआरएनए के अंदर फिर से एक और सिस्ट्रॉन एक और जीन है या सिस्ट्रॉन है, आप कह लेंगे, AUG है और UGA है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये स्टॉप कोडॉन है, ये स्टॉप है और ये स्टार्ट है ना। यहाँ से यहाँ तक 2 सिस्ट्रॉन 2 हो गया, ठीक है, और 2 सिस्ट्रॉन के बीच में इंटरसिस्ट्रॉनिक है, फिर यहाँ पे सिस्ट्रॉन 3 हो गया। अब ध्यान से समझिए,
प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। ये यूजीए के बाद भी यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस होता है, उसके बाद 3 प्राइम OH होता है, ये 3 प्राइम OH। अब आपको ध्यान ये देना है कि कोई भी mRNA में जहाँ से स्टार्ट कोडॉन शुरू होता है उसके पहले थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है, जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता। वहाँ पे जो भी जीन या वी कैन से जो भी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं उनका ट्रांसलेशन नहीं होता, और अगर उनका ट्रांसलेशन नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं यूटीआर रीजन। क्या कहते हैं? यूटीआर। यूटीआर का मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन। और ये 5 प्राइम फॉस्फेट होता है ना, 5 प्राइम फॉस्फेट से लेके जहाँ से पहला स्टार्ट कोडॉन स्टार्ट है वहीं तक होता है। तो यूटीआर आपके 5 प्राइम एंड पे भी होता है और यूटीआर आपके 3 प्राइम एंड पे भी होता है। पहले तो यही लिख लीजिएगा, 3 प्राइम एंड पे भी यूटीआर प्रेजेंट होता है। तो 3 प्राइम एंड पे कहाँ होगा? जहाँ पे स्टॉप कोडॉन खत्म हुआ, जैसे सपोज करिए ये mRNA है तो ये 5 प्राइम है, सपोज करिए AUG है, ओके, और ये UGA है, तो एक सिस्ट्रॉन ये हो गया। तो यहाँ अब यहाँ पे 3 प्राइम OH है, तो इसमें हम कह लेंगे कि ये जो है, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक भी यूटीआर है, अनट्रांसलेटेड रीजन है, और यहाँ से फिर अगेन यहाँ तक यूटीआर है। अब ये यूटीआर का कुछ सिग्निफिकेंस होता है, उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी, बस आप जान जाइएगा कि यहाँ से जो यूटीआर प्रेजेंट होते हैं वो दोनों एंड पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो मैं बता रही हूँ ये सब आपको लिखना नहीं है, ये सब आपको बस अभी प्रोटीन सिंथेसिस में समझा रही हूँ, ये सब आपको नहीं लिखना है। क्या लिखना होगा मेंस एग्जामिनेशन के अंदर मैं वो बताऊंगी आपको बाद में, ठीक। इसी के आगे तो पहले अभी तो हमें अपना कॉन्सेप्ट बना, देखिए कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर चीज़ें आपको आ रही हैं तो आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आप अपने से लिख लोगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बना हुआ है तो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको ध्यान से समझिए। इसको लीडर सीक्वेंस, उसको ट्रेलर सीक्वेंस, वहां तक हम नहीं जाएंगे। अब हमने ये देखा कि हमारे प्रोकैरियोट के अंदर, इसको मैं मिटा रही हूँ, प्रोकैरियोट में देखिए कितने जीन है भाई, यहाँ से यहाँ एक जीन ये हो गया, एक सिस्ट्रॉन ये हो गया, ठीक, एक सिस्ट्रॉन ये हो गया, ठीक, एक सिस्ट्रॉन, बहुत सारे ऐसे सिस्ट्रॉन हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो इसको जब प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो बहुत सारे राइबोसोम एक साथ बाइंड कर लेते हैं। एक राइबोसोम इससे बाइंड करके इसका प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करेगा, एक राइबोसोम इससे बाइंड करके इसका प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करेगा, एक राइबोसोम इससे बाइंड करके इसका प्रोटीन सिंथेसिस। तो आप देखेंगे एक ही mRNA में कई सारे राइबोसोम बाइंड किए रहते हैं, इसीलिए प्रोकैरियोटिक mRNA को पॉलीराइबोसोम कंडीशन कहा जाता है। एम आई क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि प्रोकैरियोट में एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। प्रोकैरियोटिक mRNA में एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए प्रोकैरियोटिक mRNA को पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। और एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से एक से ज़्यादा mRNA यहाँ पे बाइंड करते हैं, सॉरी एक से ज़्यादा राइबोसोम बाइंड करते हैं, इसलिए इसको पॉलीराइबोसोम कंडीशन कहते हैं। रेप्लिकेशन के टाइम हमने कहा था प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन मोनोरेप्लिकॉनिक होता है, जबकि यूकैरियोटिक पॉलीरेप्लिकॉनिक होता है। सारा डिफरेंस आपको एक तरफ रखना है, ठीक है ना। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से, अगर मैं यूकैरियोटिक mRNA की बात करूं तो आप देखे थे यूकैरियोटिक mRNA में 5 प्राइम पे कैप है भाई, याद आया? 5 प्राइम पे कैप बताया है मैंने, 5 प्राइम कैपिंग होती है, और कैपिंग आपका प्रोसेसिंग का स्टेप है, और प्रोसेसिंग केवल यूकैरियोट में होता है। तो अगर आपको दे दिया कि 2 mRNA दिया है, लीजिए 2 mRNA, ठीक, बताइए इसमें से कौन प्रोकैरियोट है कौन यूकैरियोट? तो आप कहोगे जिसपे 5 प्राइम कैप होगा वो यूकैरियोट है, और जिसपे 5 प्राइम कैप नहीं है वो प्रोकैरियोट है, क्योंकि हमने कहा था आपको प्रोसेसिंग वाला टॉपिक, देखिए प्रोसेसिंग केवल यूकैरियोटिक mRNA में होता है, और प्रोसेसिंग के अंतर्गत कैपिंग, टेलिंग, और टेलिंग को पॉलीएडेनाइलेशन भी कहते हैं, और स्प्लाइसिंग होता है। 3 चीज़ होती है,
तो देखिए ये एक यूकैरियोटिक mRNA है, यहाँ पे 5 प्राइम कैप, और कैप क्या होता है 7 मिथाइल ग्वानोसिन, मैंने बताया भी था। 5 प्राइम पे क्या लगा रहता है, जो ग्वानिन होता है उसके 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट या 7 मिथाइल ग्वानोसिन कह दो। यही हो गया 5 प्राइम कैप, यही होता है 5 प्राइम कैप। इतनी बात हमने आपको बताया था प्रोसेसिंग पढ़ाते टाइम। अब देखिए एक चीज जो मैं तब बताने वाली हूं, और हमने कहा था यहाँ पे 3 प्राइम टेलिंग भी होती है, 3 प्राइम एंड पे टेलिंग होती है। तो 3 प्राइम पे टेल का मतलब यहाँ पे ढेर सारे एडेनिन प्रेजेंट होते हैं, है ना, पॉली एडेनाइलेशन इसको कहते हैं टेलिंग या, और ये भी केवल यूकैरियोट में होता है। तो अगर यूकैरियोटिक mRNA आपको पहचानना हो तो आपके पास 5 प्राइम कैप होगा और 3 प्राइम टेल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी यूटीआर है। अब याद रखना यूटीआर आपका यहाँ भी है। यूटीआर का मतलब देखिए स्टार्ट कोडॉन यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब ट्रांसलेशन यहाँ से शुरू होगा, और स्टॉप कोडॉन यहाँ पे आ गया। तो एक ही सिस्ट्रॉन, एक mRNA में देखिए एक ही सिस्ट्रॉन प्रेजेंट है ये, तो एक ही राइबोसोम ना बाइंड करेगा इससे, तो इसीलिए यूकैरियोटिक mRNA को मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं, और मोनो राइबोसोम होता है इसमें कंडीशन, है ना। एम आई क्लियर? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रही बात कि यहाँ यूटीआर हमने कहा था अनट्रांसलेटेड रीजन 5 प्राइम कैप के 5 प्राइम एंड के बाद और स्टार्ट कोडॉन के पहले प्रेजेंट होता है, और हम कहेंगे स्टॉप कोडॉन के बाद और 3 प्राइम एंड के पहले प्रेजेंट होता है। दोनों छोर पे यूटीआर प्रेजेंट होते हैं, और दोनों केस में चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। एकदम सही बात है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक mRNA एंड यूकैरियोटिक mRNA। अगर आपको एग्जामिनर बता दिया कि भाई प्रोकैरियोटिक mRNA और यूकैरियोटिक mRNA में कंपैरिजन करो, तो यू कैन राइट डाउन लॉट्स ऑफ कंपैरिजन, लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस आर देयर। पहला तो यही है कि भाई प्रोकैरियोटिक mRNA कहाँ बना, साइटोसॉल में, लेकिन ये न्यूक्लियस में बना। हम बाद में जो क्वेश्चंस कराएंगे ना उसमें बताएंगे। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ हमने देख लिया, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीराइबोसोम, मोनोराइबोसोम, कैपिंग, टेलिंग, यहाँ पे कैपिंग होती है, यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे टेलिंग होती है, यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे स्प्लाइसिंग होता है, यहाँ पे नहीं होता है। ये बहुत सारे लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस आर देयर। ओके, चलिए अब देखिए, अब हम आगे चलें। ये डिफरेंस तो हो गया प्रोकैरियोटिक। अब कंपैरिजन नंबर 2। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे यूटीआर का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इतना याद रखिएगा, एक एफिशिएंट ट्रांसलेशन होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूटीआर, तो आपको भी एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको बस एक लाइन लिख देना है, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एफिशिएंट ट्रांसलेशन, या एफिशिएंट प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूटीआर। ओके, और इसको ट्रांसलेशन को स्टार्ट कराने में भी और स्टॉप कराने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्रोकैरियोटिक mRNA में पहला कंपैरिजन तो हमने उसके बेसिस पे देखा था, उसका स्ट्रक्चर की, कौन पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, कौन मोनोसिस्ट्रॉनिक है, कौन पॉलीराइबोसोम है, कौन मोनोराइबोसोम है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस पाए जाते हैं इन प्रोकैरियोटिक mRNA एज वेल एज इन यूकैरियोटिक mRNA। अगर ये स्पेशल सीक्वेंसेस ना हो तो शायद प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट ही ना हो पाए। तो प्रोकैरियोटिक mRNA में साइन डालगार्नो सीक्वेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइन डालगार्नो सीक्वेंस, जिसको SD सीक्वेंस कहते हैं। और यूकैरियोटिक mRNA में कोजैक सीक्वेंस पाया जाता है। अब AGG-AGG-U, और ये क्या है? ACC-AUG। ओके, अब आप कहोगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। पता है आपको, ये CSIR लेवल तक का चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप 12th तक की चीज़ें लिख दोगे तो मार्क्स तो मिलेगा, वहाँ पे ये सब चीज़ आपको नहीं दिया होगा। हो सकता है कोजैक सीक्वेंस, जो डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ, ये आप डिफरेंस 12th या 11th की बुक में आपको नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है कि अगर आप ऐसे लिख दोगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, तो एग्जामिनर को लगेगा आपने वाकई में MSc किया हुआ है और वाकई में आपको एक डीप नॉलेज है, ठीक है। तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाएगा अगर उसको दिख गया। जैसे 2 स्टूडेंट की कॉपी वो चेक कर रहा है, तो लगातार 2-3 स्टूडेंट की कॉपी चेक करने के बाद उसको कहीं भी ये चीज़ नहीं मिली,
और आपने उसे ऐसा कंपैरिजन बता दिया, तो ऑब्वियसली वो तो एग्जामिनर है, वो एक हाई लेवल पे है। अगर उसको कोजैक सीक्वेंस दिख गया, साइन डालगानो सीक्वेंस दिख गया, पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीराबिक, एकदम डिफरेंसेस एकदम उसके सामने हो, तो वो खुश होकर आपको नंबर देगा। ठीक है, तो देखिए प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में साइन डालगार्नो सीक्वेंस होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कराता है। यूकैरियोटिक एमआरएनए में कोजैक सीक्वेंस होता है। अब कभी आपसे पूछा जाए कि ये सीक्वेंस कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम टू द स्टार्ट कोडॉन, मतलब स्टार्ट कोडॉन अपस्ट्रीम का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में मान लीजिए स्टार्ट कोडॉन AUG है इसके पहले, एंड इट इज प्रेजेंट डाउन स्ट्रीम टू 5 प्राइम कैप। यूकैरियोट में 5 प्राइम कैप के डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब इसके बाद, ठीक, 5 प्राइम के बाद, 5 प्राइम के बाद। ओके, तो ये है आपका डिफरेंस नंबर सेकेंड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसको। अब हम tRNA की बात करते हैं। tRNA, अब देखिए, क्योंकि अगर मैं प्रोटीन सिंथेसिस की बात करूं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान देना है, प्रोटीन सिंथेसिस आप लिखने के बाद ये जरूर लिखेंगे। देखिए आपको कैसे लिखना है, प्रोटीन सिंथेसिस लिखने के बाद कौन कौन सी चीजें प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें mRNA चाहिए। क्या चाहिए? mRNA चाहिए। दूसरी चीज हमें tRNA चाहिए, ठीक, और तीसरी चीज हमें चाहिए राइबोसोम। क्या चाहिए? राइबोसोम। अब आप सोच रहे होंगे rRNA कहाँ गया, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो तीनों RNA चाहिए। rRNA भैया इसी में है, राइबोसोम इज द न्यूक्लियोप्रोटीन, RNA प्लस R प्रोटीन से मिलके बना होता है। rRNA स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है क्योंकि ये राइबोसोम बनाता है ना, rRNA राइबोसोम के अंदर ही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो। तो अब पहले आप लिखेंगे कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस लिखना है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, mRNA, tRNA, और mRNA के बारे में लिख देंगे कि mRNA क्या क्या है भाई, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक mRNA अगर लिखना है तो लिख दीजिए। लेकिन अगर आपसे बस वो प्रोकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस दिया है तो आप बस प्रोकैरियोट के बारे में लिखिए, नो नीड टू राइट डाउन अबाउट द यूकैरियोटिक प्रोटीन या यूकैरियोटिक mRNA, ठीक है ना। फिर tRNA लिखेंगे आप, फिर राइबोसोम के बारे में बताएंगे, फिर उसके स्टेप्स बताएंगे। अभी मैं बताऊंगी कि स्टेप में आपको क्या ऐड करना है। देखिए यहाँ पे tRNA आ जाइए। tRNA का स्ट्रक्चर वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया है, इस तरीके से tRNA में कौन कौन से लूप होते हैं। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ईच अमीनो एसिड हैज इट्स ओन टाइप ऑफ tRNA। हर एक अमीनो एसिड का अपना एक tRNA होता है, हर एक अमीनो एसिड का अपना tRNA होता है। आइसो एक्सेप्टिंग tRNA, समटाइम्स 2 or more tRNA स्पेसिफिक फॉर वन अमीनो एसिड। जैसे इसको मत लिखिए, इसको कोई ज़रूरत भी नहीं है, बताने के लिए मैंने जानकारी के लिए बता दिया। अब हम आते हैं राइबोसोम। तो tRNA के बारे में जो मैंने आपको पहले बताया है वो थोड़ा बहुत लिख देंगे कि tRNA को हम लोग एमिनो एसिड एक्सेप्टर RNA भी कहते हैं ना। हमने कहा था कि क्योंकि ये एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करने का काम करता है, एमिनो एसिड को ये लेके जाता है mRNA और राइबोसोम के पास प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। tRNA के पास एंटी कोडॉन है ना, कोडॉन mRNA के अंदर है, tRNA के अंदर एंटी कोडॉन है, ये सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। आइए देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। न्यूक्लियो प्रोटीन है भाई, ये हमने अभी अभी बताया, क्योंकि rRNA और R प्रोटीन से मिलके बना है। राइबोसोम के अंदर अब राइबोसोम तो भाई दो तरीके का होता है, 70S और 80S। इसके दोनों के सब यूनिट भी मैंने आपको बताया, 30S, 50S और 40S और 60S। इसके भी सब यूनिट मैंने बताए हैं, कौन कौन से होगा, इसके सब यूनिट बताए, इसके सब यूनिट आगे मैंने एक बार जो राइबोसोम को मैंने क्या किया था, क्लासिफाई किया था। अब आपको बताओ, राइबोसोम पे अगर लेख लिखने को आ गया आपको राइबोसोम पे, तो आप राइबोसोम सेल वाली टॉपिक से भी उठाएंगे। राइबोसोम क्या क्या है, कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर है, उसके सब यूनिट्स कैसे जुड़े होते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, एस का मतलब क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट, उसकी यूनिट क्या होती है, सब मैंने बताया है आपको। प्रोटीन फैक्ट्री है। उसके बाद देर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम, 70S, 80S, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोट में दोनों तरीके का है, 70S, 80S। 70S कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर है,
ये सब बात। और उसके बाद अगर आप क्लासीफाई कर दोगे इसको सारे के सारे सब यूनिट, प्रोकैरियोटिक में 70s को स्मॉलर, 30s, 50s, फिर उसको भी फर्दर कैसे कैसे क्लासीफाई किया था मैंने, और यूकैरियोटिक में भी आप उसको क्लासीफाई कर दो, एग्जामिनर खुश हो जाएंगे, मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए कंटेन्स 3 बाई, राइबोसोम के अंदर 3 बाइंडिंग साइट होता है, एक पी साइट, ठीक, जिसको हम पेप्टाइडल साइट कहते हैं। पहले साइट का नाम देखिए, पी साइट, ध्यान से देखिए 3 साइट होता है किसी भी राइबोसोम, ए साइट और ई साइट। जब आप राइबोसोम बनाओगे ना तो देखिए राइबोसोम एक्चुअली करता क्या है, ध्यान से देखिए इसका काम क्या होता है। राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है वो बाइंड करता है एमआरएनए से, ठीक है, तो स्मॉलर सब यूनिट बाइंड्स विद द एमआरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, अभी हम आगे देखेंगे भी। और लार्जर सब यूनिट, जब टीआरएनए यहाँ पे एमिनो एसिड लेके आ जाता है तब इससे लार्जर सब यूनिट बाइंड करता है। तो एक सिंपल सी बात आप जानिए कि राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट बाइंड्स विद द एमआरएनए एंड लार्जर सब यूनिट बाइंड्स विद द टीआरएनए, ठीक है, लार्जर सब यूनिट टीआरएनए से बाइंड करता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। फिर आप देखिए यहाँ पे एक चीज आप रख सकते हैं कि जब अगर हम एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हो गया हमारा एक राइबोसोम, स्मॉलर सब यूनिट और लार्ज, इसके अंदर 3 साइट होते हैं, एक ई साइट, एक पी साइट और एक ए साइट। इसके अंदर 3 साइट होता है, ई साइट, ए साइट, पी साइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम के अंदर 3 साइट होता है, ई, पी, ए। ई फॉर एग्जिट, एग्जिट, पी फॉर पेप्टाइडल साइट, पेप्टाइडल साइट, और ए फॉर एमिनो एसाइल साइट। अब देखिए अगर आपने ये भी लिख दिया राइबोसोम में तो एग्जामिनर और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा। अगर आपको राइबोसोम, क्योंकि मैंने कहा ना मैं आपको लास्ट में इतने अच्छे नोट्स प्रोवाइड करूंगी, इतने अच्छे नोट्स, 20 मॉडल पेपर ऐसे होंगे जो मेरे द्वारा 250 कितना लिखना है, 150 कितना लिखना है, क्या क्या उसमें ऐड कर देना है, कि मतलब जो शायद ही बहुत कम लोग जानते हो, जो बस एग्जामिनर को पता होगा। तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए पी साइट का काम क्या है, ए साइट का काम क्या है और ई साइट। तो पी साइट बीच में है, इसको पेप्टाइडल साइट कहते हैं, बाइंड्स विद फर्स्ट चार्ज टीआरएनए। पहला टीआरएनए जो एमिनो एसिड लेकर आता है प्रोटीन सिंथेसिस। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, मैं मान के चलिए अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ नहीं पता है, बस आप देखते चलिए, अभी आपको इतना मजा आएगा प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ के। पी साइट में पहला टीआरएनए आके इसी साइट में बाइंड करता है। तो पी साइट बाइंड्स विद फर्स्ट चार्ज टीआरएनए, जो सबसे पहला टीआरएनए आता है। और आप बताओ सबसे पहला टीआरएनए कौन सा एमिनो एसिड लेकर आएगा? तो आप कहोगे सबसे पहला टीआरएनए लेकर आएगा मेथियोनिन। हमने बताया आपको, क्योंकि पहला स्टार्ट कोडॉन तो AUG होता है, तो किसी भी प्रोटीन की पहली एमिनो एसिड मेथियोनिन होगी। बस प्रोकैरियोट में फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन होगी, यूकैरियोट में नॉन फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन होगी। ये बात तो मैंने आपको बताई है पहले जेनेटिक कोड पढ़ाते टाइम, ठीक। तो देखिए अब ये तो पी साइट का काम हो गया, ओके, किसका काम हो गया? पी साइट का। हैविंग इनिशिएशन कोडॉन, क्योंकि पी साइट के अंदर इनिशिएशन कोडॉन आता है। अब देखिए यहाँ पे ये mRNA है, इसमें इनिशिएशन कोडॉन है। ये इसी जब राइबोसोम इससे बाइंड करता है ना, तो इसके अंदर पी साइट के अंदर ही इनिशिएशन कोडॉन आता है। इनिशिएशन कोडॉन पी साइट के अंदर आता है, इसीलिए पहला टीआरएनए पी साइट पे आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ये पी साइट है इसीलिए पहला, क्योंकि इनिशिएशन कोडॉन इसी के अंदर है, इसलिए फर्स्ट चार्ज टीआरएनए इसी पे आता है। अब आते हैं ए साइट पे। ए साइट पे आइए, देखिए इसको एमिनो एसाइल साइट कहते हैं। बाइंड विद इनकमिंग चार्ज टीआरएनए आफ्टर इनिशिएशन टीआरएनए। मतलब क्या है, इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा राइबोसोम, ठीक, ये पी साइट, ये ए साइट और ये ई साइट। पहला टीआरएनए हमेशा पी साइट पे आएगा, ये मान लीजिए पहला टीआरएनए है। लेकिन इसके बाद जितने भी टीआरएनए आएंगे वो ए साइट पे आएंगे। तो फर्दर टीआरएनए या इनकमिंग टीआरएनए, व्हाटएवर द टीआरएनए, जितना भी टीआरएनए आएगा वो
किस पे आएगा, ए साइट के अंदर आएगा। तो इतना बात याद रखिए कि ए साइट क्या है, एमिनो एसाइल साइट बाइंड विद इनकमिंग चार्ज टीआरएनए आफ्टर इनिशिएटर टीआरएनए। अब आते हैं हम ई साइट के अंदर। ई साइट पे क्या है, डी एसाइलेटेड टीआरएनए लैकिंग एनी अमीनो एसिड एग्जिट वाया ई साइट। अब मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगी, बस इसको नोट करिए, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, आपको हेडिंग के अंदर क्या डालना है, प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस के में क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है उसकी, वो तो कौन कौन से फैक्टर्स वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, तो आप कहोगे एक तो टीआरएनए, एक तो एमआरएनए और एक राइबोसोम। अब एमआरएनए के बारे में लिख लिया आपने, जैसे मैंने अभी कंपैरिजन बताया था कि एमआरएनए कैसा कैसा है, पॉलीराइबोसोम। टीआरएनए के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा लिख दिया, तो हमने कहा था टीआरएनए अपने थर्ड आर्म पे लेके आता है एमिनो एसिड, इसीलिए इसको हम और क्या कहते हैं, एक्सेप्टर आरएनए भी कहते हैं ना, सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, ये सब हमने आपको बताया था। और एस आरएनए भी इसको कहते हैं। टीआरएनए को हम और क्या कहते हैं भाई, एस आरएनए कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए, ठीक, ये मैंने आपको बताया था। फिर आप राइबोसोम के बारे में लिख दीजिए कि राइबोसोम क्या क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, इसके अंदर क्या क्या है और इसमें कितने साइट है, उन साइट का काम क्या क्या है। अब हम स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आएंगे, ठीक है ना। स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में आप लिखेंगे जो स्टेप्स है प्रोटीन सिंथेसिस की, उसमें 4 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप देखिए, एमाइनो एसाइलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए ये बात अभी तक, क्योंकि हमने डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग 3 ही स्टेप पढ़ते थे, चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन और चेन टर्मिनेशन। लेकिन इस प्रोसेस के अंतर्गत हम प्रोटीन सिंथेसिस में 4 स्टेप पढ़ेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज द एमिनो एसाइलेशन, फिर चेन इनिशिएशन आएगा, फिर चेन इलोंगेशन आएगा और फिर चेन टर्मिनेशन आएगा, ठीक। तो ये 4 स्टेप में कंप्लीट होती है पूरी की पूरी प्रोटीन सिंथेसिस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहला एमिनो एसाइलेशन का मतलब क्या है, देखिए चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारी बॉडी में तो एमिनो एसिड्स तो प्रेजेंट है ही, 20 टाइप के एमिनो एसिड हमने कहा था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड कहते हैं उनको, या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं, वो लगभग 20 तरीके की होती हैं, ठीक है। अभी कुछ एक दो अभी क्या हुआ वेरिएशन में, आपको बाद में बताऊंगी। अभी हमें जो फैक्ट है वो उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे 20 तरीके की एमिनो एसिड है। हालांकि ये सारी की सारी एमिनो एसिड ऐसे सेल में पड़ी होती हैं, सेल में ऐसे ऐसे पड़ी होती हैं, लेकिन ये इनएक्टिव होती हैं। इनएक्टिव का मतलब दिस एमिनो एसिड कांट टेक दिस एमिनो एसिड कांट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्टली, जब तक इनको एक्टिवेट ना किया जाए। तो ये साइटोसॉल के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये अपने से ऐसा नहीं कि एक एमिनो एसिड चलो भाई हाथ पकड़ो मेरा प्रोटीन बना लिया, क्योंकि प्रोटीन तो एमिनो एसिड से बनती है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 20 एमिनो एसिड एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया और प्रोटीन बन गया, ऐसे नहीं। प्रोटीन बनने के लिए पहले उसको चार्ज करना पड़ेगा, और पहले एमिनो एसिड चार्ज होगी, फिर उस चार्ज एमिनो एसिड की वजह से टीआरएनए चार्ज होगा, और फिर तब जाके कुछ वहाँ पे फर्दर स्टेप्स होंगे, तो फिर वो टीआरएनए फिर लेके जाएगा वहाँ कोडॉन के पास, और फिर ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, दैट इज द एमिनो एसाइलेशन। तो एमिनो एसाइलेशन में 2 चीज़ें होती हैं। ऑल एमिन, देखिए एमिनो एसाइलेशन क्या है, ऑल एमिनो एसिड इन साइटोसॉल आर इनएक्टिव, दैट इज can't take part in protein synthesis directly, so must be activated। इसलिए हर एक एमिनो एसिड को उठा उठा के पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। चलो तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब तुम्हें अपना फर्ज निभाना है, प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है। अभी तक तुमने बहुत फ्री घूम लिए, तो अब चलो क्या हुआ। तो यहाँ पे देखो एक एमिनो एसिड देखिए उठाया और इसको एटीपी लगा दिया, एटीपी की हेल्प से चार्ज किया। ये इनएक्टिव एमिनो एसिड है, एटीपी से जब चार्ज किया तो यहाँ पे एक एंजाइम लगा, एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम, एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया एमिनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या हुआ, इसने 2 एटीपी यूज कर लिया भाई। एटीपी में 3 फॉस्फेट है एटीपी के अंतर्गत, और एएमपी में एक ही फॉस्फेट है ना। तो 2 फॉस्फेट यहाँ पे टूटा है, 2 फॉस्फेट बॉन्ड टूटे हैं, तो हम कह देंगे ये जो कॉम्प्लेक्स बना है एमिनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स, ये चार्ज एमिनो एसिड हो गया। मतलब ये एमिनो एसिड अब चार्ज हो चुका है, इसको एनर्जी मिल गई है। बात समझ रहे हो, इसको क्या मिल चुकी है, एनर्जी मिल चुकी है।
और यहाँ पे बन गया है बॉन्ड। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें भी आपको वहाँ पे फॉस्फेट, जो लास्ट वाला फॉस्फेट है वहाँ पे OH प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे भी COOH प्रेजेंट है, दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लिया तो यहाँ पे बन गया एमिनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स। और जो ATP लगा, 2 ATP के इक्विवेलेंट ATP खर्चा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 2 फॉस्फेट बॉन्ड टूटे हैं। तो ये पहली स्टेप है एमिनो एसाइलेशन की, कि एमिनो एसिड चार्ज हुआ। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, चार्जिंग ऑफ tRNA। तो पहला क्या है, पहला स्टेप लिख लीजिएगा, दिस इज द चार्जिंग ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड चार्ज हुआ। अब दूसरा स्टेप इसी में एमिनो एसाइलेशन के अंतर्गत चार्जिंग ऑफ tRNA। अब पहले एमिनो एसिड चार्ज हो गया, अब चार्जिंग ऑफ tRNA होगा। क्या होगा, चार्जिंग ऑफ tRNA। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, चार्जिंग ऑफ tRNA में क्या होगा, ध्यान से देखिए इस चीज को। अब ये tRNA बेचारा आएगा और एमिनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर लेगा, मतलब उसे अपने एंड पे ले लिया। ये है tRNA, याद करिए ये DHU लूप है और ये एंटीकोडॉन लूप है ना, और ये T-साइसी लूप है। और मैंने कहा था इस एंड पे एक सीक्वेंस पाया जाता है ACC। ये कंजर्व सीक्वेंस होते हैं। कैसे होते हैं, हर tRNA के अंदर ये कंजर्व सीक्वेंस होते हैं ACC, ठीक है। अब ACCA एक न्यूक्लियोटाइड है तो ऑब्वियसली इसके पास 2' OH ग्रुप होगा और 3' OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि RNA है। तो हमने कहा था RNA में यहाँ पे 2' OH ग्रुप भी फ्री होता है और 3' OH ग्रुप भी फ्री होगा। अगर ये इस तरीके नहीं, 3' OH तो आपका न्यूक्लियोटाइड में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लिया, तो इसका क्या फ्री होगा, 2' OH। अब 2' OH यहाँ पे फ्री है तो ये है एमिनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स। अब आइए एमिनो एसिड में, तो एमिनो एसिड का फॉर्मूला आपको पता ही है, COOH एक एंड पे होगा, NH2 एक एंड पे होगा, एक R होगा, एक H होगा, और ये AMP कॉम्प्लेक्स है, इससे AMP भी जुड़ा हुआ है। तो इसके पास COOH ग्रुप है तो इसका OH से H और इसका OH निकल के यहाँ पे वाटर निकल गया और एस्टर बॉन्ड बन गया। इस तरीके से ये बचा हमारा tRNA, और tRNA ने अपने 3' एंड पे कैरी कर लिया एमिनो एसिड को, और AMP यहाँ से निकल गया, AMP यहाँ से निकल गया। तो देखिए tRNA प्लस एमिनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमाइनो एसाइल tRNA बन गया या चार्ज tRNA बन गया और AMP बाहर आ गया। तो ये जो tRNA अपने 3' एंड पे एमिनो एसिड को ले लिया, ठीक है, क्योंकि tRNA का काम मैंने आपको बताया था, tRNA एमिनो एसिड को ढोने का काम करता है। एमिनो एसिड पहले आवारा घूम रहे थे साइटोसॉल के अंदर, वो इनएक्टिव थे, तो पहले हमने उसको चार्ज किया। जब उसको चार्ज कर दिया तो उसको बांध दिया tRNA के साथ। सपोज करिए कि अभी वो घूम रहा था, अनमैरिड था, अब tRNA से उसकी मैरिज हो गई। अब tRNA उसको ढो रहा है और ढो के लेके जाएगा, उसका जहाँ भी कर्तव्य है उसका, उसको परफॉर्म करेगा। तो अब यहाँ पे आ गया tRNA। हमने तो ये बता दिया कि tRNA कैसे इसको कैरी करेगा, बॉन्ड वॉन्ड बना के बता दिया, हालांकि बुक में इतना डिटेल नहीं होता है, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे बॉन्ड भी बता दिया। tRNA से एमिनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा तो tRNA अपने 3' एंड पे इसको कैरी कर लेगा विद द बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड, और AMP रिलीज हो जाएगा। तो अगर अब tRNA इस एमिनो एसिड को कैरी कर लिया अपने 3' एंड पे, हमेशा याद रखिएगा कि tRNA के 3' एंड पे कुछ कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं जिसको ACC कहते हैं, ठीक है, ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे जो एंजाइम लगा है एमिनो एसाइल tRNA, अब इस tRNA को कहते हैं एमिनो एसाइल tRNA, क्योंकि ये एमिनो को ले लिया है, ठीक है, एमिनो एसिड को ले लिया है एमिनो एसाइल, या फिर इसी को चार्ज tRNA कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज्ड tRNA। ओके, तो पहले एमिनो एसाइलेशन में पहली चीज तो चार्जिंग ऑफ tRNA हुआ, और फिर चार्जिंग ऑफ एमिनो एसिड हुआ, और फिर चार्जिंग ऑफ tRNA हुआ। ये खत्म हुआ हमारा, दैट इज द एमिनो एसाइलेशन स्टेप खत्म। ओके, अब आइए यहाँ पे देखिए चेन इनिशिएशन शुरू होने वाला है। अब चेन इनिशिएशन, दिस इज द सबसे पहले फर्स्ट tRNA और इनिशिएटर tRNA, जो सबसे पहला tRNA होगा वो किससे बाइंड, अब एमिनो एसिड जैसे सपोज करो कि वहां पे पूजा शुरू होने वाली है, शादी वादी हो गई है, शादी होने के बाद घर पे जाओ तो कुछ पूजा पाठ होता है, ठीक है, रस्म होती है,
तो क्या हुआ, पहला टीआरएनए सबसे पहले पहला टीआरएनए किससे बाइंड करेगा, जो कि सबसे पहला एमिनो एसिड है। तो आपको पता है सबसे पहला एमिनो एसिड मेथियोनिन होता है, क्योंकि पहला कोडॉन कौन है, AUG है। तो पहली चीज क्या होगी, जैसे फर्स्ट टीआरएनए और इनिशिएटर टीआरएनए अटैचेस विद, किससे बाइंड करेगा, इन प्रोकैरियोट के अंदर ये फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन से और यूकैरियोट में के अंदर मेथियोनिन से। तो पहला इनिशिएटर टीआरएनए प्रोकैरियोट के अंदर फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन से बाइंड करेगा। जो मेथियोनिन ये पहला टीआरएनए लेगा वो फॉर्माइलेटेड होगा, यूकैरियोट के अंदर ये केवल मेथियोनिन से बाइंड किया, तो ये पहला टीआरएनए हो गया। अगर प्रोकैरियोट है तो फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन को लेकर आएगा स्टार्ट करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस को, और यूकैरियोट है तो केवल मेथियोनिन से बाइंड करके आएगा। ये डिफरेंस मैंने आपको जेनेटिक कोडॉन पढ़ाते टाइम बताया था, ठीक है ना। अब क्या होता है, पहला स्टेप चेन इनिशिएशन में ये है। दूसरा स्टेप बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू स्मॉलर राइबोसोम सब यूनिट। मान लीजिए हम प्रोकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, अब क्या होगा, एमआरएनए ऐसे वेट कर रहा है, एमआरएनए प्रोकैरियोट का वेट कर रहा है और प्रोकैरियोट का एमआरएनए वेट कर रहा है। तो अब क्या होगा, एमआरएनए में सबसे पहले एमआरएनए से स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करता है। कौन सा, स्मॉलर सब यूनिट। अभी पूरा सब यूनिट, राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, तो स्मॉलर एमआरएनए से बाइंड करता है और लार्जर टीआरएनए से बाइंड करता है। इतनी बात को याद रखिएगा आप लोग। तो स्मॉलर सब यूनिट से मतलब एमआरएनए से पहले स्मॉलर सब यूनिट बाइंड कर लिया। अब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होने वाली है ना। उसके बाद क्या होगा, अब जैसे ही इसने हाफ बाइंड किया तो भाई इसके अंदर ये हाफ ई साइट आएगा, हाफ पी साइट आएगा और हाफ ए साइट आएगा, क्योंकि जब फुल बाइंड करेगा तो फुल पी साइट, तो पार्शियल ए साइट, पार्शियल पी साइट और पार्शियल ई साइट आया। और ऐसे ये बाइंड किया कि पी साइट के अंदर AUG आएगा। ये अभी मैं बताई हूँ, ये चीज़ मैं अभी बताई हूँ कि पी साइट के अंदर क्या आना चाहिए, स्टार्ट कोडॉन आता है। अब पहले क्या हुआ, बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम सब यूनिट बन गया ये। दिस बाइंडिंग प्रमोटेड बाय इनिशिएशन फैक्टर 3 एंड Mg+2। तो इस बाइंडिंग को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिसका नाम है इनिशिएशन फैक्टर 3 और Mg+2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या हुआ, अब आप समझते चलिए, एकदम अच्छे से समझिए। 30 अब कैसे हुआ ये देखिए, यहाँ पे ये एमआरएनए है ना, मैं दूसरे कलर से बना रही हूँ। इससे स्मॉलर सब यूनिट बाइंड कर लिया, ई साइट पार्शियल, पी साइट पार्शियल है, अब पी साइट में AUG आया। अब यहाँ पे देखिए 30S राइबोसोमल सब यूनिट प्लस एमआरएनए, इसकी बाइंडिंग को IF3 ने प्रमोट किया Mg+2 और बन गया 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया, 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। इतनी बात सबको समझ में आई। स्टेप नंबर 4 क्या होगा, अब इनिशिएशन कोडॉन AUG कम्स इनटू पी साइट, पार्शियल पी साइट आ गया, इनिशिएशन पी कोडॉन आ गया जैसे ही, क्योंकि राइबोसोम बाइंड करने पे मूव करता है, और पार्शियल पी साइट में जैसे ही AUG आया वो रुक गया वहां पे। अब क्या होगा, फर्स्ट चार्ज्ड टीआरएनए दैट इज इनिशिएटर टीआरएनए, क्योंकि ये प्रोकैरियोट का हम पढ़ रहे हैं तो इनिशिएटर टीआरएनए के ऊपर क्या होगा, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन लेके आएगा ऐसे, कम्स इनटू पी साइट। दिस प्रोसेस प्रमोटेड बाय इनिशिएशन फैक्टर 2। इस प्रोसेस में इनिशिएशन, अब क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर AUG आया पी साइट के अंदर, वैसे ही पहला टीआरएनए आ गया लेके फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन। हमने कहा था सबसे पहला टीआरएनए पी साइट पे आएगा और उसके बाद जितने भी टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आएंगे वो ए साइट पे आएंगे। तो फर्स्ट टीआरएनए ऑलवेज कम्स इनटू पी साइट, फर्दर जितने भी टीआरएनए आएंगे वो ए साइट पे आएंगे। इतनी बात पता है सबको। अब देखिए, अब आ गया फर्स्ट चार्ज टीआरएनए जो कि अपना टीआरएनए मेथियोनिन को लेके आया और पी साइट पे आ गया। दिस प्रोसेस प्रमोटेड बाय इनिशिएशन फैक्टर 2। इस प्रोसेस को इनिशिएशन फैक्टर 2 प्रमोट करता है। इतना नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं। इनिशिएशन फैक्टर 2 यूजेस 1 ATP, और यहाँ पे एक ATP भी खर्चा होता है।
मतलब एक टीआरएनए को लाने में, या हम कह सकते हैं कि एक्चुअली आप यहाँ टीआरएनए को लाने में एक इनिशिएशन फैक्टर, मतलब पहले टीआरएनए को लेकर आने में एक एटीपी खर्च होती है, ठीक है। अभी तक कितने एटीपी भी जोड़ते रहिएगा। स्टार्टिंग में 2 एटीपी खर्चा हो चुका है एमिनो एसिड को चार्ज करने में, और यहाँ पे 1 एटीपी, 3 एटीपी हो गया। चलिए अब अगला, ये सब चेन इनिशिएशन हो रहा है। अगला क्या होगा, जैसे ही पहला टीआरएनए आ गया, जैसे ही पहला टीआरएनए इस पी साइट पे आ गया, देखिए पी साइट, और पहला टीआरएनए आ गया, AUG इसका स्टार्ट कोडॉन है, तो यहाँ पे एंटी कोडॉन इसका उल्टा होगा, हमने एंटी कोडॉन भी बताया। नाउ लार्जर सब यूनिट बाइंड्स, अब लार्जर सब यूनिट ऐसे बाइंड कर जाएगा। ये पूरे के पूरे स्टेप हैं चेन इनिशिएशन के। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप समझिए कि कितना स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करी जा रही है कि मतलब आप अच्छे से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें। एमिनो एसाइलेशन बताया, और चेन इनिशिएशन में क्या होगा, अब प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत होने जा रही है, तो सबसे पहले टीआरएनए अपना चार्ज लेकर आएगा, ठीक, इनिशिएटर एमिनो एसिड को लेकर आएगा। अब स्मॉलर सब यूनिट बाइंड कर जाता है mRNA से, और जैसे ही स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करता है राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत में, उसका पी साइट, जैसे ही पी साइट के अंदर AUG आता है, ठीक है ना, और AUG आता है तो वो रुक जाता है, राइबोसोम मूव करना बंद कर देता है, और उसके बाद पहला टीआरएनए पी साइट के अंदर आ जाता है, और जैसे ही पहला टीआरएनए पी साइट के अंदर आ गया, वैसे ही उससे लार्जर राइबोसोम सब यूनिट बाइंड कर जाती है कि तुम रुके रहो यहीं पे, ठीक। ये पूरा का पूरा इसका वो है चेन इनिशिएशन। अब चेन इनिशिएट हो चुका है, अब हम चेन को इलोंगेट करते हैं। कैसे, देखिए अब आया चेन इलोंगेशन। चेन इलोंगेशन में क्या होगा, नाउ इनकमिंग चार्ज टीआरएनएस कम इनटू ए साइट। अब जितने भी टीआरएनए आएंगे सब ए साइट में आएंगे, ठीक। और चेन इनिशिएशन में 3 स्टेप होती है, डिकोडिंग, ट्रांसपेप्टिडेशन और ट्रांसलोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन इलोंगेशन में 3 स्टेप्स होती है, डिकोडिंग, ट्रांसपेप्टिडेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पे चेन इलोंगेशन दे दिया, प्रोटीन सिंथेसिस का चेन इलोंगेशन लिखिए तो आप लिख सकते हो। देखिए डिकोडिंग का मतलब ये होता है, देखिए ध्यान से देखिए, अब बताएं आपको, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, इसको ध्यान से देखिए, चेन इनिशिएशन के दौरान क्या हुआ था, इसको समझने की कोशिश करिए। ये हो गया है पूरा का पूरा चेन इनिशिएशन, स्मॉलर राइबोसोम सब यूनिट बाइंड कर गया, ये लार्जर राइबोसोम सब यूनिट बाइंड कर चुका है, इसके पास ये ई साइट है, ये पी साइट है, ये ए साइट है, ये राइबोसोम ऐसे मूव करता रहता है, ठीक है। बात समझिए, मेरी बात को अच्छे से समझिए। और इसमें होता क्या है कि जैसे ही अब जो भी टीआरएनए आएगा, ठीक है ना, इसके अंतर्गत आएगा। अब डिकोडिंग में क्या करता है राइबोसोम, सपोज करिए कि इस ए साइट के अंदर, सपोज करिए इस ए साइट के अंदर कोई GUG करके अमीन कोडॉन आ गया, तो GUG इसके अंदर है, तो राइबोसोम क्या करेगा, ऐसा टीआरएनए चूज करेगा, ठीक है, ऐसा टीआरएनए चूज करेगा जिसका एंटी कोडॉन ए साइट के कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री हो। ये काम राइबोसोम ही करता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं डिकोडिंग। भाई देखिए इसके पास GUG है, तो इसके पास CAC होना चाहिए ना, जो भी टीआरएनए आएगा तभी तो कोडॉन और एंटी कोडॉन की बाइंडिंग होती है। कोडॉन mRNA के अंदर होता है, एंटी कोडॉन टीआरएनए के अंदर होता है। तो राइबोसोम सेलेक्ट्स दोज टीआरएनए whose anticodon is complementary to the codon of A site. Are you getting this point? And अगर इसके पास GUG है तो ऑब्वियसली ये टीआरएनए वैलिन लेकर आएगा। कौन सा एमिनो एसिड, वैलिन, क्योंकि वैलिन कोड, GUG किसको कोड करता है, वैलिन को। तो अब जो भी टीआरएनए आएगा ये इस साइट पे आएगा, ठीक, ए साइट पे। डिकोडिंग क्या है, राइबोसोम सेलेक्ट दैट चार्ज टीआरएनए हुज एंटीकोडॉन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन ऑफ ए साइट। ए साइट के अंदर जो भी कोडॉन होगा उसी का एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए राइबोसोम सेलेक्ट करेगा, क्योंकि टीआरएनए तो बहुत सारे घूम रहे हैं,
अमीनो एसिड ले लेके, लेकिन राइबोसोम डिकोडिंग करेगा, कहेगा हमको वही टीआरएनए चाहिए जिसका एंटी कोडॉन हमारे ए साइट के कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री है, और ऑब्वियसली जो ए साइट के कोडॉन होगा वही टीआरएनए, उस टीआरएनए के ऊपर वही एमिनो एसिड होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कहलाती है डिकोडिंग। सपोज करिए अब इसको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये हो गया डिकोडिंग, पहली प्रोसेस क्या होगी, डिकोडिंग। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है, ट्रांसपेप्टिडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड ग्रुप ऑफ पी साइट टू द एमिनो एसिड ऑफ ए साइट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ से अब समझ में आएगा। देखिए ट्रांसपेप्टिडेशन में क्या होता है, समझने की कोशिश करिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना है आपको। जैसे सपोज करो ये एमआरएनए है, यहाँ पे राइबोसोम बाइंड किया है बड़ा वाला, यहाँ पे छोटा वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ई साइट है, ओके, ये पी साइट है, और ये यहाँ पे ए साइट है। मान लीजिए इस पी साइट पे आपने कहा कि इस पी साइट पे पहला वाला अमीनो एसिड बाइंड किया है कौन, मान लीजिए मेथियोनिन या फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन। अब इस ए साइट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे AUG था, है ना, क्या था, AUG था। अब इसके अंदर क्या है, सपोज करिए GAG है, तो इसके अंदर कौन सा कोडॉन आया, तो आपने कहा इसके अंदर जो टीआरएनए आएगा वो वैलिन लेके आएगा। यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। लेकिन अब क्या हुआ, ट्रांसपेप्टिडेशन में क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइडिल ग्रुप, मतलब इन दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो ये अपना पेप्टाइड ग्रुप इस पे ट्रांसफर कर देगा, किस पे, वेलिन के ऊपर। आप बस ऐसे समझो कि इसने पूरा मेथियोनिन इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, और जब इसने ट्रांसफर किया यहाँ पे तो ये तो खाली हो गया ना, और इस वाले टीआरएनए पे वैलिन और मेथियोनिन पहली अमीनो एसिड होगी, याद रखिएगा, सबसे पहले किसी भी प्रोटीन में सबसे पहली अमीनो एसिड मेथियोनिन होगी। तो इस ए साइट वाले टीआरएनए के पास वैलिन भी हो गया, मेथियोनिन हो गया, दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, लेकिन ये टीआरएनए खाली हो चुका है, इसने अपना अमीनो एसिड दे दिया। तो जब ये अमीनो एसिड लिया था तो एसिटाइलेटेड टीआरएनए, एसाइल, या हम कह सकते हैं एसाइलेटेड टीआरएनए कहते थे ना, टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड है तो टीआरएनए को एसाइलेटेड टीआरएनए कहते थे। लेकिन जब ये खाली हो गया तो ये डीएसाइलेटेड टीआरएनए हो गया, इसके ऊपर कोई अमीनो एसिड नहीं है। तो अब क्या होगा, पहले इतनी चीज हुई, और ये प्रोसेस होता है एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसको कहते हैं पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। क्या कहते हैं, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। और आप याद करो जब मैंने आपको एमिनो एंजाइम पढ़ाया था तो मैंने कहा था नॉट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेसियस, देयर आर सम एंजाइम्स विच आर आरएनए एंजाइम्स, और उसको हमने राइबोजाइम कहा था। तो उसमें से एक पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज भी है, राइबोजाइम है। दिस एंजाइम इज नॉट प्रोटीनेशियस, दिस इज न्यूक्लिक एसिड एंजाइम, आरएनए एंजाइम, जिसको हम कहते हैं राइबोजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइबोजाइम में मैंने 23 SRRNA, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, राइबो न्यूक्लियस पी, ये सब बताया था, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिए, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ट्रांसपेप्टिडेशन। अब देखिए थर्ड प्रोसेस होती है ट्रांसलोकेशन। इसी चेन इलोंगेशन के अंदर थर्ड प्रोसेस होती है ट्रांसलोकेशन। और जो ट्रांसलोकेशन है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो ट्रांसलोकेशन है उस ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होता है, अब इस बात को ध्यान से समझना है आपको। ट्रांसलोकेशन के अंदर ये होता है कि अब ये जब ट्रांसपेप्टिडेशन हो चुका तो ये वाला टीआरएनए जिसके पास कोई अमीनो एसिड नहीं है, डीएसाइलेटेड टीआरएनए हो गया, दैट विल लीव दिस राइबोसोम, और ये बाहर आ जाएगा, ई साइट पे आ गया। पी साइट वाला टीआरएनए ई साइट मतलब एग्जिट साइट से बाहर चला गया, और ए साइट वाला टीआरएनए पी साइट पे आ गया। बात को समझिए, ट्रांसलोकेशन किसका हुआ, ए साइट वाला, पहले देखिए पी साइट वाला टीआरएनए ई साइट से बाहर चला गया तो पी साइट खाली हो गया, और ए साइट वाला आ गया पी साइट पे। इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन, और इसमें एक एंजाइम रोल प्ले करता है, ट्रांसलोकेज। अब देखिए ए साइट भी खाली और ई साइट भी खाली, बीच में पी साइट पे भरा हुआ है ये वाला टीआरएनए जिसपे वैलिन और मेथियोनिन है। अब क्या हुआ, फिर से डिकोडिंग होगा। तो देखिए अब ऐसी कंडीशन है, अब कंडीशन कुछ ऐसी है
कि ई साइट से तो वो बाहर चला गया, ये पी साइट है, ये ए साइट खाली हो चुका है, और इस पी साइट पे जो टीआरएनए है उस पे मेथियोनिन भी है और वैलिन भी है ना, पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है। और अब फिर से डिकोडिंग होगी तो सपोज करिए कि यहाँ पे GUG है या GAG है, पहले पे GUG है, GUG वैलिन को कोड करता है, अच्छा GAG उसको कोड करता है, किसको, ग्लूटामिक एसिड, ये वैलिन को कोड करता है, या GAG मान लीजिए किसी को भी कोड कर रहा है। अब राइबोसोम फिर से उस टीआरएनए को सिलेक्ट करेगा जिसका एंटी कोडॉन ए साइट के कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो ऑब्वियसली वो टीआरएनए लेके आएगा ग्लूटामिक एसिड, तो ये तो हो गया डिकोडिंग। फिर ट्रांसपेप्टिडेशन होगा, ट्रांसपेप्टिडेशन में ये वाला इस पे ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे मेथियोनिन आ गया, पहले से वैलिन था और ये ग्लूटामिक। अब ये टीआरएनए खाली हो गया और ये ई साइट से बाहर चला जाएगा ट्रांसलोकेशन में ये टीआरएनए खाली हो गया, ई साइट से बाहर चला गया और ए साइट वाला पी साइट पे, फिर फर्दर डिकोडिंग, फिर ट्रांसपेप्टिडेशन और ट्रांसलोकेशन, इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। तो चेन इलॉन्गेशन के अंदर 3 स्टेप्स आते हैं, डिकोडिंग, ट्रांसपेप्टिडेशन और ट्रांसलोकेशन। डिकोडिंग का मतलब वो राइबोसोम उस टीआरएनए को सिलेक्ट करेगा जिसका एंटी कोडॉन उसके कोडॉन के ए साइट के कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये चीज़ ट्रांसपेप्टिडेशन क्या होता है और ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ऐसे ऐसे बनती रहेगी प्रोटीन। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे आते हैं ट्रांसलोकेशन में। ट्रांसलोकेज एंजाइम है, ट्रांसलोकेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, टीआरएनए ऑफ ए साइट एंड पी साइट ट्रांसफर टू द ई साइट एंड पी साइट एंड ई साइट रेस्पेक्टिवली। ए साइट वाला पी साइट पे और पी साइट वाला ई साइट पे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसलोकेज एंजाइम। ये तो हमने अभी आपको बताया, ठीक। अब आते हैं, देखिए अगली चीज, इलॉन्गेशन फैक्टर कुछ यहाँ पे यूज होते हैं, वो आप बहुत डिटेल बात है इसमें मत लिखिए। इलॉन्गेशन फैक्टर TU, इलॉन्गेशन फैक्टर G, ये डिकोडिंग को मीडिएट करता है और यहाँ पे एक ATP यूज होता है, और ये ट्रांसलोकेशन को मीडिएट करता है, यहाँ पे एक ATP यूज होता है। तो ATP कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो आप देखते रहिए, ठीक। अभी हम बात करेंगे। तो जब एक डिकोडिंग हुई तब एक ATP यूज हुआ, डिकोडिंग मतलब जितनी बार डिकोडिंग हो रही है एक ATP यूज होगा, और जितनी बार ट्रांसलोकेशन हो रहा है एक ATP यूज हो रहा है, ठीक। अब देखते हैं कुछ फैक्टर्स को, कुछ फ्यूजिडिक एसिड इस प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं, इस प्रोसेस को कीरोमायसिन ब्लॉक करते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। अभी आप इसको पढ़ना भी चाहें तो ये नोट आपको भेज दिया गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक। चेन टर्मिनेशन क्या होता है, चेन टर्मिनेशन के अंदर ऐसे समझिए, चेन टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन व्हेन वन ऑफ द स्टॉप फैक्टर या स्टॉप कोडॉन कम्स इनटू ए साइट, नो टीआरएनए कम इन ए साइट, देन ए साइट एंटर्ड बाय टर्मिनेशन फैक्टर आर रिलीज फैक्टर। अब देखिए ये सारी प्रोसेस हो रही है, ठीक। और अचानक से क्या हुआ, राइबोसोम खुश है, लेकिन अचानक से अब इसके ए साइट के अंदर कोई स्टॉप कोडॉन आ गया, UAA आ गया, UGA आ गया, UAG आ गया, वन ऑफ द स्टॉप कोडॉन आउट ऑफ 3, कोई भी तीनों में से कोई एक स्टॉप, तब यहाँ पे कोई टीआरएनए नहीं आएगा, तब यहाँ पे आएगा रिलीज फैक्टर और इस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। तब यहाँ पे क्या आएगा, रिलीज फैक्टर आएगा और इस प्रोसेस को कर देगा स्टॉप। अब कैसे किया इस प्रोसेस को स्टॉप इसने, तो देखिए यहाँ पे रिलीज फैक्टर क्या क्या है, तो देखिए रिलीज फैक्टर क्या होगा, रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2, रिलीज फैक्टर 3। रिकॉग्निशन, ये UAA और UAG को रिकॉग्नाइज करता है, ये UGA UAG को रिकॉग्नाइज करता है, ये डिसोसिएट न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम, जो भी वहाँ पे प्रोटीन बन गया है उसको वहाँ से रिलीज कर देता है राइबोसोम से, ये रिलीज फैक्टर 3। तो इतना बात आपको समझना है कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि क्या कहते हैं, इनिशिएशन फैक्टर चेन इनिशिएशन में था, इलॉन्गेशन फैक्टर चेन इलॉन्गेशन में था, और रिलीज फैक्टर चेन टर्मिनेशन में है, ओके। अब देखते हैं इसमें भी कुछ और चीजें हैं। चेन टर्मिनेशन ऑल्सो यूज 1 ATP या GTP, एक ATP या GTP यूज करता है, कौन, चेन टर्मिनेशन भी, एक ATP या एक GTP।
आई होप कि आपको प्रोटीन सिंथेसिस एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एमिनो एसाइलेशन चेन इनिशिएशन के अंतर्गत क्या हो रहा है, चेन टर्मिनेशन इलोंगेशन के अंतर्गत डिकोडिंग, ट्रांसपेप्टिडेशन और ट्रांसलोकेशन हो रहा है। इसके बाद चेन टर्मिनेशन कैसे हो रहा है, ठीक। तो अब जो भी अमीनो एसिड बनी उसका पहला, जो भी प्रोटीन बनी उसका पहला वो क्या होगा, एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल होगा। ये बात तो मैंने आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाते टाइम भी बताया है। और एन टर्मिनल और सी टर्मिनल का मतलब क्या है, यहाँ पे NH2 ग्रुप फ्री रहेगा और यहाँ पे COH ग्रुप फ्री रहेगा। और पहली अमीनो एसिड हमेशा मेथियोनिन होगी। प्रोकैरियोट में फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन और यूकैरियोट में नॉन फार्माइलेटेड मेथियोनिन होगा। ये बात मैंने आपको बताया है। अब बताइए कि कहाँ कहाँ ATP यूज हुआ। चलिए देखिए ATP कहाँ कहाँ यूज हुआ। तो ATP कहाँ यूज हुआ, मैं आपको एक सवाल बताती हूँ, इससे अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ATP कहाँ कहाँ यूज हुआ, तो दो ATP हर एक एमिनो एसिड को चार्ज करने, एक एमिनो एसिड को चार्ज करने में 2 ATP, ठीक। फिर एक बार जब लार्जर सब यूनिट बाइंड किया था तो वहां पे एक ATP खर्च हुआ था। एक ATP डिकोडिंग के दौरान खर्च हुआ, ठीक है, डिकोडिंग, जितनी बार डिकोडिंग होगा एक ATP। और एक ATP ट्रांसलोकेशन के दौरान खर्च हुआ, जितनी बार ट्रांसलोकेशन होगा एक ATP। और एक ATP खर्च होगा टर्मिनेशन के दौरान, टर्मिनेशन जब प्रोसेस स्टॉप। तो इस तरीके से 2, 3, 4, 5, 6। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि अगर एक प्रोटीन बनानी है आपको जिसमें 500 अमीनो एसिड है या 100 अमीनो एसिड की एक प्रोटीन बनानी है, 100 अमीनो एसिड की एक प्रोटीन बनानी है, तो हाउ मेनी ATPs आर रिक्वायर्ड, कितने ATP रिक्वायर्ड होंगे। ये क्वेश्चन आप खुद से करिए, ये क्वेश्चन आप खुद से करिए थोड़ा सा, कि अगर आपको एक प्रोटीन बनानी है 100 अमीनो एसिड की तो कितने ATP। तो आप कहोगे, जनरली स्टूडेंट का ये आंसर होता है 2, 3, 4, 5, 6। 6 एक अमीनो एसिड के लिए, तो आप कहोगे कि इस तरीके से 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा ना, 100 है तो 600 हो जाएगा, ऐसे नहीं। देखिए इसका आंसर ये होगा, शायद क्वेश्चन यहाँ पे होगा भी, हाउ मेनी GTP और ATP यूज टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड ऑफ 100 अमीनो एसिड। तो आपको देखिए यहाँ पे एकदम पूरा डिटेल के साथ लिखा हुआ है, एमिनो एसाइलेशन में 2 ATP खर्च हुआ, तो 100 अमीनो एसिड है तो 200 ATP तो यहीं खर्च हो जाएगा। लेकिन लार्जर सब यूनिट तो एक ही बार ना बाइंड कर रहा है, लार्जर सब यूनिट बस एक बार बाइंड कर रहा है। चाहे जितनी बड़ी प्रोटीन आपको बनानी है, लार्जर सब यूनिट क्या बार बार बाइंड कर रहा है, नहीं, एक बार। तो ड्यूरिंग बाइंडिंग ऑफ लार्जर सब यूनिट एक ATP खर्चा हुआ, ड्यूरिंग डिकोडिंग एक ATP खर्चा होता है, ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन एक ATP और ड्यूरिंग टर्मिनेशन एक ATP। अब देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि एमिनो एसाइलेशन के दौरान 100 एमिनो एसिड है तो 200 ATP, ठीक। और लार्जर सब यूनिट बाइंड करने के दौरान एक, डिकोडिंग कितनी बार हुआ है, 100। देखिए 100 एमिनो एसिड है तो पहली अमीनो एसिड में तो डिकोडिंग नहीं हुआ था ना, पहली अमीनो एसिड तो tRNA डायरेक्टली P साइड पे लेके आ गया था। अब डिकोडिंग 99 अमीनो एसिड का हुआ है, डिकोडिंग कितने का हुआ है, 99 अमीनो एसिड, इसीलिए अब 99 ATP लगेंगे। और ट्रांसलोकेशन कितने अमीनो एसिड का हुआ है भाई, एक ट्रांसलोकेशन का मतलब हर बार जो tRNA ट्रांसफर हो रहा है एक साइड से दूसरे, तो अगर 100 अमीनो एसिड है तो 99 बार ही ना ट्रांसलोकेशन होगा, तो 99 ATP लग जाएंगे। और टर्मिनेशन तो एक ही बार हो रहा है, तो इस तरीके से आप कहोगे यहाँ पे 100, 100 और 200, 400 ATP लगेंगे। कितना, चाहे जितना बड़ा प्रोटीन आप बना दो, अगर आपको 1000 कह दिया तो 1000 इंटू 4 कर दो, 1000 अमीनो एसिड की प्रोटीन बनानी है तो 4000 ATP लगेंगी। क्यों, क्योंकि 1000 की प्रोटीन बनाने के लिए आपको 2000 बार एमिनो एसिड चार्ज होगा, 2000 ATP तो वहाँ लग जाएगा। और एक लार्जर सब यूनिट बाइंड करने में 1999 डिकोडिंग होगा, 1000 फिर 1999 टाइम डिकोडिंग होगा, फिर 1999 टाइम ट्रांसलोकेशन होगा और एक बार टर्मिनेशन होगा। तो ये हो गया 2000, ये हो गया 2000, ये हो गया 2000, 4000 हो गया। अब अगर आपको कह दिया कि 500 अमीनो एसिड की एक प्रोटीन बनानी है तो कितना ATP, तो 4 का गुणा कर दो, 2000 ATP,
ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आप। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस। अब अगर आपके एग्जाम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस आ रहा है, मैं आज ये लेक्चर यहीं भी बंद कर रही हूँ। एग्जाम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, और कल हम लोग इसका मॉडल पेपर भी करेंगे और जीन रेगुलेशन भी पढ़ेंगे। जीन रेगुलेशन में लैक ओपेरॉन, ठीक है, और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ओपेरॉन मॉडल क्या होता है, कैसे आपको एग्जाम के अंदर आया तो लिखना है। तो अब देखिए, आप अपना एक अच्छा नोट बनाइए अभी प्रोटीन, क्योंकि ये एक पेट क्वेश्चन है। आपके नोट के अंदर क्या होना चाहिए कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, आरआरएनए मतलब राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, और एमआरएनए और टीआरएनए। फिर प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप आते हैं, इम्यूनो एसाइलेशन, चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बेहतरीन आप लिखिएगा इस पे, जो भी आपको लिखना होगा एक बेहतरीन तरीके से लिखिएगा ताकि काफ़ी इंप्रेसिव रहे। चलिए, ऑल द बेस्ट, आप प्रिपरेशन करते रहिए। आप लोग और एनिमल फिजियोलॉजी भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए। आपको और भी वीडियोस कल तक अपलोड होंगे एनिमल फिजियोलॉजी के। मतलब आपको मैंने बता दिया कि 6 से 7 घंटे तो हमारा ही वीडियो आपको पढ़ना है। 6 से 7 घंटे तो यही पढ़ना है, क्योंकि इतना मैं वर्कलोड आपको दे रही हूँ। 6 से 7 घंटे से कम पढ़ेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा सिलेबस, ठीक है। तो 6 से 7 घंटे हमारे साथ पढ़ना है, उसके बाद आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।